जय हिंद साथियों। आज की क्लास में हम लोग भारतीय राज्य व्यवस्था का रिवीजन करेंगे क्वेश्चन आंसर माध्यम से। क्वेश्चन एक रहेगा, लेकिन एक्सप्लेनेशन करने में आपको कई क्वेश्चन उसमें देखने को मिलेंगे। तो प्रश्न एक करिए, हाथ में पेन और कॉपी रखिए। जो अदर फैक्ट आपको मिले, जो आपको न याद हो, उसे कॉपी में ज़रूर लिखिए। ठीक है। तो आज जो क्लास है, आशा यही करते हैं जितने हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं उन्हें 2 दिन पहले ही बताया गया था, वो कई बार अपना पीडीएफ और वीडियो देख चुके होंगे जो उन्हें ग्रुप में दिया गया है। अब आप उसी से टेस्ट सीरीज उसके आकलन लगा कर करिए। अभी तक तो जो हुआ, जिन लोगों ने भी टेस्ट दिया है उन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया, अच्छा खासा नंबर लोगों का आ रहा है। ये देख के खुशी हुई, निराशा भी इस बात की हुई कि संख्या बहुत है लेकिन टेस्ट को ज्वाइन करने में रुचि लोग कम दिखा रहे हैं। लेकिन हमारा उद्देश्य है जो भी रुचि दे, सिलेक्शन कुछ ही लोगों का होता है, पढ़ते बहुत लोग हैं। तो अगर आप अपने प्रति सजग नहीं रहेंगे तो उसका परिणाम आपको ही भुगतना पड़ेगा। लेकिन जो सजग हैं उनके लिए बेहतर हो, यही हमारा प्रयास रहेगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन करेंगे हम लोग और उसमें सारा डिटेल आपका इसमें रहेगा कि आप कितनी तैयारी में हैं, आप खुद उसका आकलन करिए। हमारा पहला प्रश्न है कि कैबिनेट मिशन जो 1946 में भारत आया के 3 मंत्रियों के समूह में कौन नहीं था? लॉर्ड पेथिंग लॉरेंस, ए.बी. अलेक्जेंडर, सर स्टैफर्ड क्रिप्स या लॉर्ड एमरी। तो ये सभी जानते हैं कि कौन नहीं था। ऑप्शन डी, लॉर्ड एमरी नहीं थे। 24 मार्च, डेट याद रखिएगा, 24 मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन जो था वो भारत आता है। इसमें भारत के उस समय सचिव कौन थे? पेथिक लॉरेंस। व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष कौन थे? स्टैफोर्ड क्रिप्स। और नौसेना प्रमुख कौन थे? ए.बी. अलेक्जेंडर। ठीक है, इसमें लॉर्ड एमरी नहीं थे। व्याख्या देख लीजिए। उस समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली। द्वारा आज़ादी के उद्देश्य से भेजे गए इसी कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर ही क्या हुआ था? संविधान सभा का बैठक हुआ था। पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। डेट याद रखिएगा। जिसमें अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सचिदानंद सिंह को। उसके बाद 11 दिसंबर को अस्थायी सदस्य कौन चुने गए थे? राजेंद्र प्रसाद जी। उसके बाद अगर एक डेट और इसमें महत्वपूर्ण है कि 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया था जवाहरलाल नेहरू जी ने, और वह 22 जनवरी 1947 को वो मान ली गई थी। ठीक है, तो इतनी फैक्ट आपको 2-3 फैक्ट एक्स्ट्रा बता दिए, तो इसे आप याद रखिएगा। सर वी.एन. राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और प्रथम प्रारूप जो तैयार किया गया था वो किसने तैयार किया था? सर वी.एन. राव जी ने। तो इतने फैक्ट आपको लिख लीजिए, नहीं याद हो तो। मुस्लिमों हेतु पृथक निर्वाचन मंडल प्रारंभ में किसके द्वारा लाया गया था? मार्ले मिंटो सुधार, क्रिप्स मिशन 1942, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 या भारत सरकार अधिनियम 1935। ये सभी इससे परिचित होंगे। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन ए, मार्ले मिंटो सुधार 1909। राष्ट्रीय आंदोलन में दरार डालने के उद्देश्य से पहले अंग्रेजों ने मुस्लिम लीग का गठन कराया तथा 1909 में के एक्ट में पृथक निर्वाचन का अधिकार दिया। ठीक है, हम लोगों को बांटने का इनकी पूरी जो रणनीति थी यहीं से आई। ठीक है, और इन्होंने क्या किया? इसी समय अगर हम बात करें तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी में परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय यानी विधि सदस्य हुए थे। ठीक है, गांधी जी ने इसी एक्ट को सर्वस्व नाश करने वाला एक्ट भी कहा था, याद रखिएगा इस चीज़ को। और 1919 जो है, मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 जो है, उसकी अगर हम लोग बात करें तो उसमें क्या हुआ कि प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत हो गई। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांट दिया गया था, एक आरक्षित और हस्ताक्षरित। दोनों चीज़ यही हैं, तो यहीं इसका चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, और अगर 1919 की बात करें तो इसमें क्या था कि मुसलमानों के साथ जो 1909 में मुसलमानों को दिया गया था, अब मुसलमानों के साथ साथ भारतीय, ईसाई, सिख, यूरोपीय और एंग्लो इंडियन के लिए भी पृथक निर्वाचन की व्यवस्था कर दी गई थी। ठीक है, संपत्ति, कर या शिक्षा के आधार पर सीमित संख्या में लोगों को मताधिकार भी प्रदान किया गया। पहली बार इसी 1919 में केंद्रीय बजट को राज्यों के बजट से अलग कर दिया गया था
और राज्य विधानसभाओं को अपना बजट स्वयं बनाने के लिए भी अधिकृत कर दिया गया था। इतनी चीज़ इससे आपको निकल के आई, किस एक्ट से? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 से। और यह रखा गया कि एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया था और कहा गया था कि 10 साल में इसका आकलन करने के लिए किया गया था, लेकिन उसके 2 साल पहले ही साइमन कमीशन, जिसके सचिव कौन थे? लॉर्ड बिनहेड, वो पारित 2 साल पहले ही कर दिया गया था, जिसका लोगों ने काफ़ी विरोध किया था। यही वह कमीशन था जिसका विरोध करते हुए लाला लाजपत राय जी को लाठियों से पीटा गया था। बाद में उसी वजह से उनकी मृत्यु भी हो गई थी। ठीक है, तो इसका जब ये लोग विरोध कर रहे थे तब लॉर्ड ब्रिकनेड जो थे उस समय सचिव, उन्होंने चुनौती दी थी कि अगर आप ऐसा कोई संविधान बनाएं जो सबके लिए मतेक हो जाएं तो हम उसको देखना चाहते हैं। तब मोतीलाल नेहरू जी ने ही 1928 में नेहरू रिपोर्ट तैयार की थी। ठीक है, आगे इस पर चर्चा होगी। भारतीय संविधान सभा की प्रारंभ समिति का अध्यक्ष कौन था? महात्मा गांधी, के एम मुंशी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या डॉक्टर भीमराव अंबेडकर? तो कौन थे? ऑप्शन डी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। अब प्रारूप समिति से सारी चीज़ें याद रखिएगा कि 29 अगस्त 1947 को इसका गठन हुआ था। कुल 7 सदस्य अध्यक्ष भीमराव अंबेडकर को लेकर हैं। इनके नाम कृष्ण भगवान के नाम याद रखिएगा तो काफ़ी कुछ आप कर ले सकते हैं। एन गोपालास्वामी अयंकर थे, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर हैं, डॉक्टर के एम मुंशी थे, एक मुस्लिम थे सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ये नाम याद रहेगा आपको। एन माधव राव भी थे। ठीक है, इन्होंने किस स्थान लिया था? किसका? BL मित्र जी, जो पहले BL मित्र थे उनका स्थान लिया था। उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं था तो वो हट त्याग दे दिया था, तब इन्होंने एन माधव राव, माधव भी कृष्ण जी का ही नाम है, और TT कृष्णमाचारी। क्या हुआ था कि DP खेतान जी थे, उनके मृत्यु होने के बाद इन्हें TT कृष्णमाचारी को सदस्य बनाया गया था। तो ये 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति से इससे कुछ भी पूछेगा तो आप कर सकते हैं। संविधान सभा की 13 समितियों में 7 सदस्यीय प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। तो ये भी याद रखिएगा आप लोग, कई समितियां थी, उसके अध्यक्ष हम तेजी से बोल रहे हैं, नहीं याद हो तो लिख लीजिए। जितनी संघ की बात होगी उसमें जवाहरलाल नेहरू जी अध्यक्ष थे, जैसे संघ शक्ति समिति, संघीय संविधान समिति, ये जिस दोनों में कौन थे? जवाहरलाल नेहरू जी। प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। मूल अधिकारों एवं अल्पसंख्यक संबंधी परामर्श समिति, ये भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी भी थे। प्रारूप समिति आपने देखा ही। संचालन समिति और प्रक्रिया नियम समिति, ये दोनों के कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, और राष्ट्र ध्वज संबंध तदर समिति भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष पद पर निम्न में से कौन नियुक्त हुआ? भीमराव अंबेडकर। ये ऊपर चर्चा हो चुकी तो बहुत इस पर एक्सप्लेन नहीं करेंगे। कौन थे? ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये हम चर्चा कर चुके हैं तो इस पर हम चर्चा नहीं करेंगे। भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन, श्री राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? जब हम GS का कर रहे थे तो आपने इसको अच्छे से देखा भी था। तो कौन थे? ऑप्शन बी, श्री राजगोपालाचारी जी। स्वतंत्र भारत में 2 गवर्नर जनरल क्रमशः लॉर्ड माउंटबेटन, इसी के समय ही आज़ादी मिली, और तथा श्री राजगोपालाचारी हुए। इसके बाद यह पद समाप्त करके राष्ट्रपति पद सृजित कर दिया जाता है। अगला है कि भारतीय संविधान में शामिल मूल अधिकारों की अवधारणा किस देश से प्रेरित है? आप जानते हैं कि हम भारतीय संविधान कई देशों के लिया हुआ उधारों का थैला कहा जाता है। तो फ्रांस, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस। आशा करते हैं सब आपका सही होगा। तो कौन है? ऑप्शन सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तो आप याद रखिएगा, कई हैं, यहीं तेज़ी से हम चर्चा कर लेते हैं। मूल अधिकार हो गया, न्यायिक पूर्वानुलोकन हुआ, संविधान की सर्वोच्चता हुई, राष्ट्रपति पर महाभियोग हुआ, उपराष्ट्रपति का पद हुआ, उद्देशिका का जो विचार है वो सब संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। अब बात यहाँ है फ्रांस की। फ्रांस में क्या था? स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का आदर्श या गणतंत्रात्मक व्यवस्था फ्रांस से ली गई। बात है ब्रिटेन की, तो संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई, एकल नागरिकता ब्रिटेन से ली गई, विधायी प्रक्रिया ब्रिटेन से ली गई, परमाधिकार लेख ब्रिटेन से लिया गया, संसदीय विशेषता अधिकार ब्रिटेन से लिया गया, विधि का शासन ब्रिटेन से लिया गया। तो इतनी चीज़ें ब्रिटेन से ली गई। बात करते हैं रूस की। तो अगर हम लोग बात रूस की करें तो उससे मूल कर्तव्य की बात आई, इसे पूर्व सोवियत संघ भी कहते थे। प्रस्तावना में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय का आदर्श भी पूर्व सोवियत संघ रूस। आगे बढ़ते हैं।
अमेरिका में मूल अधिकार को बिल ऑफ राइट्स कहते हैं। संविधान के भाग 3 में शामिल मूल अधिकार इसी से प्रेरित है। इसकी संख्या वर्तमान में 6 है। तो 12 से 35 हम देखते हैं मूल अधिकार है, कई खंड में बटा हुआ है, आप जानते हैं। कुल 6 हैं, आप ये भी जानते हैं। अभी आगे किसी प्रश्न आएगा तो उसमें हम डिस्कस करते चलेंगे। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद तथा अनुसूचियाँ हैं? या जब संविधान सभा पारित की गई तब की बात हो रही है, कन्फ्यूजन मत पालिएगा। 378 अनुच्छेद 7 अनुसूचियाँ, ये आपके ऑप्शन है। 391 अनुच्छेद 11 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ और 398 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। तो कितनी हैं? ऑप्शन सी कितनी है? 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ हैं। ठीक है, अब तो 12 अनुसूचियाँ हो गई। 9वीं अनुसूची जो आई थी वो प्रथम संविधान संशोधन के द्वारा लाई गई थी, जो भूमि से संबंधित है। उसके बाद 10वीं अनुसूची जो आई थी वो 52वें संविधान संशोधन द्वारा दल बदल कानून के द्वारा लाया गया था। 11वीं अनुसूची जो थी वह 73वें संविधान संशोधन के द्वारा, जो आप पढ़ते हैं पंचायती राज के बारे में है। और उसी के बाद 74वें संविधान संशोधन के द्वारा अगर आप देखेंगे तो 12वीं अनुसूची ऐड की गई थी। पंचायत वाले में 29 विषय हैं और नगर पालिका वाले में कितने हैं? 18। तो ये दोनों आगे भी फिर होगा तो हम डिटेल में चर्चा करेंगे। भारत का संविधान स्पष्टतः प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है। आपके ऑप्शन है अनुच्छेद 14 में, अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 19 के 1 में या अनुच्छेद 24 में। तो किस में है? ऑप्शन सी अनुच्छेद 1 के ए में। अगर बात अनुच्छेद 19 की करें तो इसके कुल 6 खंड हैं, क से 6 तक। इसको याद करने का सबसे सही तरीका यह है कि आप एक नेता कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ उसकी एंडिंग होती है, उसके बारे में अगर आप ध्यान से पढ़ लें तो आप समझ जाएंगे कि 19(1) क से लेके 19(1) 6 तक क्या है। तो एक नेता, जैसे आप हम लोग यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, देखते थे यहाँ जब शुरुआत में आप आते हैं तो लड़कों में क्या रहता है, नेता बनने की बहुत चाह रहती है, तो अपनी बात रखने का बहुत प्रयास करते हैं। तो 19 का 1 का यही कहता है कि भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार देती है। अनुच्छेद 1 का 2 क्या कहता है कि जब वह भाषण देने में परिपक्व हो जाता है तो उसे मंच चाहिए कि जहां वह बोल सके। तो शांतिपूर्ण तथा हथियार रहित सम्मेलन करने का जो अधिकार दिया जाता है 19(1) के ख में दिया जाता है। जब वह भाषण देने लगता है तो अपने आप को बहुत बड़ा नेता बना लेता है। तो जब वह नेता हो जाता है तो कोई अपना संघ बनाना चाहता है, संगम बनाना चाहता है, या जिस भी तरीके से समझ सके आप, तो संघ समिति ये सब बनाने के लिए 19(1) का ग में जब वह संघ बना लेता है तो अपने आप को बड़ा नेता मानने लगता है, तो दूसरे राज्यों में प्रचार प्रसार करने के लिए जाता है। तो 19 का 1 घ क्या कहता है कि भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से कहीं भी संचरण करने लगता है वह अपनी नेतागिरी के बल पर। उसके बाद जब वह घूमता है तो उसे कुछ स्थान अच्छे लगते हैं जहाँ उसका प्रभुत्व अच्छा हो जाता है कि यहाँ मेरी राजनीति अच्छी चलेगी, तो वहाँ वह बसने का प्रयाग देखने लगता है। तो 19 के अंग में 1 के अंग में क्या लिखा है कि भारत में किसी भी भाग में बसने या बस जाने का अधिकार उसे दिया जाता है। और जब वह बस जाता है तो खाएगा क्या? तो नेतागिरी जब लास्ट एंडिंग में आती है तो देखेंगे आप हर एक नेता का 2-4 कॉलेज या कुछ न कुछ होता है। तो 19 का अंग पहले का 6 जो है वह क्या होता है कि किसी भी वृत्ति, जीविका, व्यवसाय या व्यापार करने का अधिकार इसे दिया जाता है। तो अगर ये चीज़ आप समझ गए होंगे तो कभी गलती नहीं होगी। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 370 का संबंध किससे है? ये पुराना टेस्ट पेपर है, तो अब तो ये चेंज हो चुका है, आप सभी जानते हैं। तो उस समय किससे था? जम्मू एवं राज्य कश्मीर राज्य से। तो इस पर डिस्कस नहीं करते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए? समाजवाद, ग्राम स्वराज, पंथ निरपेक्षा, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। यही बात की गई है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या क्या जोड़ा गया। तो 42वें संविधान संशोधन को लघु संविधान भी कहा जाता है। इसमें कई संशोधन हुए हैं। ठीक है, तो आप ऑप्शन देख ही चुके होंगे। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी 1 और 3। तो 42वें संविधान संशोधन जो इंदिरा गांधी जी की सरकार में किया गया था उसमें समाजवाद, पंथ निरपेक्षता तथा अखंडता, ये तीनों शब्द क्या किए गए थे? जोड़े गए थे। अगर 42वें संशोधन की और बात करें तो इसे लघु संविधान भी कहा जाता है। मौलिक कर्तव्य जो आए थे वह भी अनुच्छेद 51 क में इसी के 42वें संविधान संशोधन से भी ही लाए गए थे। और अब और बात करें तो और चीज़ें कुछ और थी, जैसे 44वां संशोधन था, यही जगह देख लेते हैं। तो उसमें क्या था कि संपत्ति का जो अधिकार था, मूल अधिकार, वहाँ से हटा दिया गया 44वें संविधान संशोधन के द्वारा। ठीक है, 44वें संशोधन के द्वारा जो राष्ट्रीय आपात की घोषणा होती थी आंतरिक अशांति का, उसे हटाकर क्या कर दिया गया? सशस्त्र विद्रोह कर दिया गया। ठीक है,
तो संपत्ति के अधिकार को यहाँ से हटाकर कहाँ ले गए, अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया। ठीक है, कुछ महत्वपूर्ण संशोधन होते हैं, लगभग मैं 4-5 संशोधन आपके साथ डिस्कस भी कर लिया हूँ, तो ऐसे जो चीज़ें हैं वो आप लिखते चलिएगा। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा, प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा, योजना आयोग द्वारा या राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। तो किसके द्वारा की जाती है, सभी जानते हैं, ऑप्शन डी, राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। 1952 में गठित राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य कार्य पंचवर्षीय योजनाओं को मंजूरी देना है। इसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल होते हैं। 12 पंचवर्षीय योजनाएं हैं। जब अर्थव्यवस्था की बात करेंगे तो आप डिटेल में डिस्कस करेंगे। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन नहीं है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है और भारत राज्यों का संघ है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन सी, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, यही गणतंत्रात्मक की व्यवस्था की बात करता है। तो इसमें बहुत डिस्कस करने वाली बात नहीं है। भारतीय संविधान में किस प्रकार की शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है, लोकतंत्रात्मक, अध्यक्षात्मक, संसदात्मक या अर्ध लोकतंत्रात्मक। ठीक है, तो किस प्रकार की व्यवस्था है आप सभी जानते हैं, संसदात्मक। कहाँ से ली गई थी आप जानते हैं, ब्रिटेन से। ये ऊपर चर्चा हो गई है तो इसमें बहुत विशेष बात नहीं है चर्चा करने की। संसदात्मक शासन व्यवस्था में ये महत्वपूर्ण बात है, इसे याद रखिएगा कि न्यायपालिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है या कार्यपालिका का न्यायपालिका पर नियंत्रण होता है या कार्यपालिका का विधायिका पर नियंत्रण होता है या विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। तो संसदात्मक शासन व्यवस्था में विधायिका का कार्यपालिका पर नियंत्रण होता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही होगा। और कार्यपालिका की बात करें अगर तो उसका क्या होता है, प्रधानमंत्री, और इस पर क्या विधायिका का नियंत्रण होता है। लेकिन जब अध्यक्षीय प्रणाली होती है, वही यहाँ बताया गया, जैसा अमेरिका में है, तो कार्यपालिका क्या होती है, विधायिका से पृथक होती है। जम्मू एवं कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बना 28 अक्टूबर 1947 को, 26 नवंबर 1948 को या 26 अक्टूबर 1947 को, या इनमें से कोई नहीं। तो कब बना था, ऑप्शन सी, 26 अक्टूबर 1947 को। जब भारत का विभाजन हुआ तो ये बातें हुई कि जो पाकिस्तान जाना चाहे पाकिस्तान चला जाए, जो भारत में रहना चाहे भारत में रहना चाहे रह सकता है। लेकिन एक बात यहाँ गलत बोल दी गई कि जो राज्य चाहें तो अपना अलग से शासन कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर के उस समय शासक हरी सिंह थे, तो उन्होंने सोचा हम अपना अलग से बना लें। लेकिन जैसे ही उन्होंने अलग से अपना शासन बनाया, तुरंत ही पाकिस्तानी अलगाववादियों ने उन पर आक्रमण कर दिया। POK उसका अभी तक परिणाम है। तो फिर इससे हताश होकर वो फिर जवाहरलाल नेहरू जी के पास आते हैं, कहते हैं कि हमें अपने शरण में लीजिए। फिर वहीं उसी जगह विलय पत्र के द्वारा जम्मू कश्मीर को अपने भारतीय परिप्रेक्ष्य में भारत में अंगीकृत कर दिया जाता है। वही बात यहाँ कही गई है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में इनमें से कौन सर्वोच्च है, सर्वोच्च न्यायालय, संविधान, संसद या धर्म। तो सभी जानते हैं क्या है सर्वोच्च, ऑप्शन 16 का बी, संविधान को यहाँ सर्वोच्चता दी गई है। ब्रिटेन में संसद सर्वोच्च है, अमेरिका में न्यायपालिका, किंतु भारत में संविधान को सर्वोच्च मान्यता दी गई है। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है, भारत तथा इंडिया, केवल भारत, इंडिया दैट इज़ भारत, भारत हिंदुस्तान तथा इंडिया। तो ये तो आप पढ़ ही रहे होंगे पहली बुक में। तो ऑप्शन सी, इंडिया दैट इज़ भारत, संविधान के अनुच्छेद 1 में इसकी बात की गई है। अब संविधान अनुच्छेदों से जब बात है तो अनुच्छेद 1 से लेकर अगर 4 तक अगर आप बात करेंगे तो वो आपको इन्हीं सब राज्यों के बारे में ही बात बताता है। ठीक है, तो एक अनुच्छेद 1 की क्या कहता है, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ है। अनुच्छेद 2 का अगर बात करें तो यह क्या कहता है कि जो नए राज्य बनाए जाएं उस पर बातें करता है। अनुच्छेद 3 क्या करता है कि संसद को नए राज्य निर्माण करने, वर्तमान राज्यों के क्षेत्रों, सीमाओं तथा नामों में परिवर्तन करने की शक्ति अनुच्छेद 3 में मिलती है। यही चीज़ें कई बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछी गई। ठीक है, सॉरी, आगे बढ़ते हैं कि भाषाई आधार पर गठित भारत का प्रथम राज्य था। जब मॉडर्न हिस्ट्री की क्लास में हम लोग यह टेस्ट दिए थे, वहाँ भी ये प्रश्न आया था। तो आप सभी जानते हैं कि कौन था, ऑप्शन बी, आंध्र प्रदेश। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ का राज्य क्षेत्र बनाया गया। यह भी अगर आप देखेंगे तो एक हिसाब से इतिहास का ही प्रश्न था। तो आपने देखा था सबसे पहले पुर्तगाली आते हैं लेकिन सबसे अंत में जाते हैं। तो मैंने डेट भी बताई थी 1961, ऑप्शन बी। भारतीय संविधान के किन अनुच्छेदों में नागरिकता संबंधी प्रावधान किए गए हैं। तो आप जानते हैं भाग 2 में नागरिकता के बारे में बात की गई है और अनुच्छेद 5 से 11
ठीक है, तो ये दिया है, ये तो आपका किसी का गलत नहीं होना चाहिए। तो अनुच्छेद 5 से 11 में दिया गया ऑप्शन बी सही है। ब्रिटेन से प्रेरित भारत में क्या है, एकल नागरिकता को भारत में भाग 2 में अनुच्छेद 5 से 11 के मध्य रखा गया है। नागरिकता के 5 प्रकारों की मान्यता दी गई है। ठीक है, भारत में नागरिकता की जो बात की गई है उसे जो है 5 हिसाब से दिया जाता है। ठीक है, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण के आधार पर, देशीकरण के आधार पर, या भारत में नए क्षेत्र से सम्मिलित होने पर। ठीक है, उसके बाद एक कानून बनता है नागरिकता अधिनियम 1955। ठीक है, उसमें कई संशोधन भी हो चुके हैं, 1986, 1992, 2003, 2005, 2015। अभी हाल फिलहाल में भी आपने देखा होगा कई संशोधन हुए, इसमें काफ़ी बवाल भी हुआ। और नागरिकता को यह 5 तरीके से दी जाती है, और 3 तरीके की स्थिति ऐसी होती है कि नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है। याद रखिएगा, नागरिकता का परित्याग करने पर, किसी अन्य देश की अगर आपने नागरिकता ग्रहण कर ली स्वीकार करने पर, या भारत सरकार द्वारा नागरिकता से वंचित किए जाने पर आपको नागरिकता आपकी ख़त्म की जाएगी। 5 आप तेज़ी से देख लेते हैं। अनुच्छेद 5 क्या कहता है कि संविधान के प्रारंभ पर जो भी अधिवास यानी रह रहा था वह नागरिक है। अनुच्छेद 6 यह कहता है कि पाकिस्तान से जो आएंगे उन व्यक्तियों की नागरिकता की बात करता है जो पाकिस्तान को पहले गए थे और फिर वापस से भारत में आते हैं। अनुच्छेद 7 उनके लिए व्यवस्था करता है। अनुच्छेद 8 क्या कहता है कि भारत के बाहर रहने वाले भारतीय मूल के व्यक्ति की क्या नागरिकता होगी। अनुच्छेद 9 क्या कहता है कि किसी अन्य देश की अगर आपने नागरिकता स्वेच्छा से अर्जित कर ली है तो आपको भारत की नागरिकता का स्वतः समाप्त हो जाएगी आपकी। अनुच्छेद 10 यह कहता है कि किसी नागरिक की नागरिकता का अधिकार संसदीय विधान के अलावा किसी अन्य रीति से नहीं छीना जाएगा। और अनुच्छेद 11 क्या कहता है कि नागरिकता से संबंधित विधान बनाने की शक्ति किसके पास है, संसद के पास है। तो हमने सारी नागरिकता की यहाँ चर्चा कर ली। मौलिक कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया, ऊपर ही अभी आपने देखा, तो इसमें डिस्कस करने वाली कोई बात नहीं है। ऑप्शन सी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। शुरुआत में 10 थे, लेकिन 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 में बच्चों को स्कूल भेजने के शामिल कर इन्हें संख्या कितनी हो गई मौलिक कर्तव्यों की, 11। ठीक है, जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो तब कितनी थी, तब थी केवल 10। भारत के, थोड़ा ब्लर है मैं पढ़ दे रहा हूँ, सुन लीजिएगा। भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। उपरोक्त कथन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संदर्भित है। अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 48 का अ, अनुच्छेद 51 का अ, अनुच्छेद 56। ठीक है, तो आप इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी। अब बात की गई है यहाँ पर अनुच्छेद 21 की, तो अनुच्छेद क्या देता है, स्वतंत्रता का अधिकार देता है। किसकी, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्राण एक देही स्वतंत्रता की बात करता है अनुच्छेद 21। ठीक है, और 21 के क में 86वें संशोधन द्वारा क्या किया गया, प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार दिया गया था। ठीक है, अब बात करते हैं, और अगला है आपका 48 हो चुका, अनुच्छेद 51 है, आपने देखा। मौलिक कर्तव्य के बारे में हम अध्ययन करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 48 का क जो कि किससे आया है ये भी आप याद रखिएगा, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। 48 का क, 43 का क, ठीक है, और 39 का क, ये तीनों नोट कर लीजिएगा। 42वें संविधान संशोधन द्वारा राज्य के नीति निषेध तत्वों में जोड़े गए। 39 का क क्या था, समान अवसर के आधार पर न्याय देना व निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराना, 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 43 का क क्या कहता है कि उद्योगों के प्रबंध में कर्मचारियों की भागीदारी निश्चित करना, वह भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। और यह 48 का क भी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। एक बहुत महत्वपूर्ण आता है, यही डिस्कस कर लें, लिख लीजिएगा आप लोग। 43 का ख, सहकारी समितियों का उन्नयन, यह भी 97वां संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा मूल कर्तव्य नहीं है। लोक चुनाव में मतदान करना, वैज्ञानिक प्रवृत्ति विकसित करना, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, या संविधान के प्रति निष्ठावान रहना, उसके आदर्शों का सम्मान करना। तो किसकी बात कर रहा है, मूल कर्तव्यों की, कि कौन नहीं है, यानी 51। तो आप जानते हैं कि कितना है, 11 मौलिक कर्तव्य हमने ऊपर देखा। तो इसमें से कौन सा नहीं है ये आप जानते हैं, बाकी सब है। ऑप्शन सी, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना नहीं है, जबकि यह है कि जो भी हमारी
सामाजिक संस्कृति है उसको गौरवशाली बनाना, उसका परिरक्षण करने की बात कही गई है। ठीक है, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें, ये बात वहाँ कही गई है। ऑप्शन सी। मौलिक अधिकार के विषय में कौन सा कथन सत्य है? कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता, प्रधानमंत्री के निर्देशों से निलंबित हो सकते हैं, राष्ट्रपति की इच्छा पर निलंबित हो सकते हैं, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जा सकते हैं। तो ये इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आपातकालीन स्थिति में निलंबित किए जाते हैं। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा कि दो अनुच्छेद हैं, अनुच्छेद 358 और अनुच्छेद 359। ये दोनों अनुच्छेद ऐसे हैं। 358 अनुच्छेद की बात करें तो उसमें अनुच्छेद 19 प्रतिबंधित कर दिया जाता है, और अनुच्छेद 359 की बात करें तो अनुच्छेद 20 और 21 को भी निलंबित, मतलब चीज़ें। अनुच्छेद 359 में यह कहा गया था कि अनुच्छेद 20 व 21 को आपात स्थिति में भी किसी आदेश द्वारा निलंबित नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो याद रखिएगा। ये चर्चा, इसके पहले ये प्रश्न हो चुका है। मूल अधिकारों की सूची में संपत्ति का अधिकार निकाला गया, ऊपर कई बार चर्चा हो गई। ऑप्शन ए 42वें संविधान संशोधन, 44वें संशोधन द्वारा, 446, ये गलती है, 46 होना चाहिए, या 47वें संशोधन द्वारा। तो आप देखे थे कि 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया था और ले जाकर कहाँ, अनुच्छेद 300 में ऐड कर दिया गया था। किसके समय में? मोरारजी देसाई की सरकार ने इसे समाप्त करके कहा अनुच्छेद 300 में। तो ये नोट करने वाली बात थी। निम्नलिखित में से किसको संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति दी गई है? भारत के सभी न्यायालय को, राष्ट्रपति को, या संसद को, या सर्वोच्च न्यायालय को? तो किसको दी गई है यह शक्ति? ऑप्शन डी, सर्वोच्च न्यायालय को। संविधान द्वारा सीधे प्रदत्त मूल अधिकार राज्य के विरुद्ध गारंटी के रूप में व्यक्ति एवं नागरिकों को प्राप्त है। इनके हनन की दशा में अनुच्छेद 32 में वर्णित संवैधानिक उपचारों के अंतर्गत व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में प्रवर्तन हेतु जा सकता है। आर्टिकल 32 बहुत महत्वपूर्ण आर्टिकल है। इसमें 5 प्रकार की अगर आप बात देखेंगे, इसमें इसे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने भारतीय संविधान का आत्मा और हृदय कहा है, इतनी इसकी इम्पोर्टेंस है। अगर आप देखेंगे तो बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इसके द्वारा ये रिट डाले जा सकते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण का तात्पर्य होता है कि जिसमें उस व्यक्ति को जिसने किसी अन्य व्यक्ति को निरुद्ध किया है या आदेश दिया जाता है कि वह उसे न्यायालय के समक्ष उपस्थित करे। ठीक है, परमादेश का मतलब ये है कि हम आदेश दे रहे हैं आपको। ठीक है, प्रतिषेध आप समझ रहे हैं, प्रोहिबिशन मतलब रोकना, यानी सर्वोच्च न्यायालय जो है उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय या अन्य न्यायालयों के निकायों को अपने न्याय क्षेत्र के अधिकारिता से बाहर के कार्यों को रोकने के लिए यह प्रतिषेध जारी किया जाता है। उत्प्रेषण भी यह प्रामाणिकता की बात करता है। किसी वरिष्ठ न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक निकायों को तब जारी किया जाता है जब यह बात की संशय उत्पन्न हो जाए कि न्यायपालिका ने अपनी अधिकारिता से बाहर जाकर निर्णय दिया है, तब उत्प्रेषण जारी होता है। और अधिकार परीक्षा का तात्पर्य है कि आप किस अधिकार से किसी पद पर हैं उसके बारे में चर्चा करती है। तो अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है और अनुच्छेद 226 के अंतर्गत उच्च न्यायालय को। ठीक है, आगे देखेंगे तो और भी चर्चा करेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? आपके ऑप्शन है विधि के समक्ष समानता, अभिव्यक्ति का अधिकार, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, या शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो विदेशियों को कौन से अधिकार नहीं प्राप्त हैं? भारतीयों को केवल कुछ ऐसे अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीयों को प्राप्त हैं, इसे अनुच्छेद 15, 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30। ठीक है, अनुच्छेद 15 क्या कहता है? समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, स्थान के आधार पर भेदभाव पर निषेध की बात करता है। 16 क्या कहता है? लोक नियोजन के विषय के अवसर की समानता की बात करता है। 19 आपने देखा वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के बारे में बात करता है। 29 और 30 अल्पसंख्यक वर्गों को अपनी वैश्विक भाषा, 29 में क्या है कि सांस्कृतिक शैक्षिक अधिकार दिया जाता है। ठीक है, तो इसमें जो न हो वही पूछ रहा है कि विदेशी नागरिकों को क्या प्राप्त नहीं है, तो क्या नहीं है? अपनी ऑप्शन बी, वही अभिव्यक्ति का अधिकार, आर्टिकल 19। भारत के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश के शासन के लिए आधारभूत है? मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, या
मूल अधिकार तथा मूल कर्तव्य, तो कौन सा है? ऑप्शन सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। यह भाग 4 में इसे उल्लेखित किया गया है। 36 से 51 के मध्य सामाजिक आर्थिक विकास हेतु जो निर्देश दिए गए हैं, इनका सीधा संबंध लोक कल्याणकारी राज्य या शासन के विकास से संबंधित है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? कई बार एग्जाम में पूछा गया है, तो कहाँ से लिया गया है नीति निर्देशक तत्व? आयरलैंड से। ठीक है, यह जो है हमें सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की व्याख्या यह करता है। इसमें क्या है कि न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं होता, जबकि मौलिक अधिकार जो होते हैं वह न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय होते हैं। ठीक है, आगे एक एक आर्टिकल में बातें आएंगी तो हम चर्चा करेंगे। कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए है? 73वां, 42वां, 81वां या 44वां? ऊपर चर्चा मैंने की थी, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए। तो कौन सा है? ऑप्शन ए 73वां। 73वें संविधान संशोधन 1992 में पंचायत राज को 11वीं सूची में मैंने चर्चा की, संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसमें शामिल विषयों की संख्या कितनी है? 29 है। इसको पर भी हमने चर्चा की थी। राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है भारत के प्रधान न्यायाधीश की अनुशंसा पर, लोकसभा की अनुशंसा पर, केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर या राज्यसभा की अनुशंसा पर? तो किसके द्वारा? केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। ऑप्शन सी, एमपीपीसीएस का प्रश्न है यह। मंत्रिपरिषद एवं इसके नेता प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति लोकसभा भंग कर सकता है, किंतु लोकसभा में विश्वास खो चुके प्रधानमंत्री की ऐसी सलाह को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, जैसा कि कब हुआ था? चौधरी चरण सिंह के केस में परंपरा स्थापित हुई थी। बात करते हैं, भारतीय संसद बनती है केवल लोकसभा से लोकसभा और प्रधानमंत्री से, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति से, या लोकसभा और राज्यसभा से? तो यह प्रश्न आप जान ही रहे हैं, कई बार आपके सामने से यह प्रश्न गुजरा होगा, आशा करते हैं सही होगा। तो ऑप्शन सी, अनुच्छेद 19 में यह बताया गया है कि संसद 3 अंग लोकसभा, राज्यसभा एवं राष्ट्रपति से बनती है। राष्ट्रपति कार्यपालिका का संवैधानिक अध्यक्ष होने के साथ साथ केंद्रीय विधानमंडल संसद का अभिन्न अंग भी होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है, वित्त सचिव करता है या वित्त मंत्री करता है? तो कौन करता है? यह लोकसभा का अध्यक्ष। आर्टिकल अगर बात करें आप तो 110, आइए देख लेते हैं। ये दिया भी है कि अनुच्छेद 110 में परिभाषित मनी बिल का निर्धारण लोकसभा अध्यक्ष करता है। राज्यसभा को इसे केवल 14 दिन तक ही रोकने की शक्ति प्राप्त होती है, इससे अधिक दिन तक वह रोक नहीं सकता, यह अपने आप पारित हो जाएगा। जो ये धन विधेयक होता है यह लोकसभा में ही पारित किया जाता है, साधारण बहुमत द्वारा पारित किया जाता है। राज्यसभा को नहीं के बराबर इसकी शक्तियाँ होती हैं। ठीक है, जबकि इसको पारित करने के लिए राष्ट्रपति की अनुमति जरूरी होती है। ठीक है, अब साधारण विधेयक एक होता है, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति आवश्यक नहीं है, किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, साधारण बहुमत से पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इसे 6 माह के लिए रोक सकती है। ठीक है, ये सब चीज़ें हो सकती हैं। हाँ, धन विधेयक की एक बात और ही है कि पुनर्विचार इस पर नहीं किया जा सकता, जबकि साधारण विधेयक पर यह विकल्प है। वित्तीय विधेयक की अगर बात करें उस पर भी यह विकल्प है कि वह पुनर्विचार कर सकता है। वित्तीय विधेयक की बात करें तो वह भी लोकसभा में ही पारित होती है, लाई जाती है और साधारण बहुमत से ही करा दी जाती है। ये सब चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। वित्तीय विधेयक के बारे में अगर बात करें तो अनुच्छेद 117 में इसके बारे में उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लगभग हमने सारे विधेयकों के बारे में आपसे तेज़ी से चर्चा की, जो ना हो आप उसे न याद हो आप उसे नोट कर लीजिएगा। संसद की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है राज्यसभा के अध्यक्ष द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, लोकसभा के स्पीकर द्वारा, राज्यसभा के विपक्ष के नेता द्वारा। तो किसके द्वारा किया जा सकता है? आप सभी जानते हैं, लोकसभा अध्यक्ष द्वारा। अनुच्छेद 108 की बात करें तो उसमें इसकी बात की गई है, जिसमें राष्ट्रपति अधिवेशन बुलाता है, लेकिन अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है, अभी तक इसमें 3 बैठकें हुई हैं, शायद 3 बैठक। हाँ, ये यूपी पीसीएस 2022, उत्तराखंड पीसीएस 2022 का है। वही चीज़ें जो हमने चर्चा की वही है, इसमें हमने आपसे पहले ही चर्चा कर दी। आगे बढ़ते हैं। लोकसभा में निर्वाचन क्षेत्र के लिए चुनाव व्यय की अधिकतम सीमा क्या है? 25 लाख रुपया, 40 लाख रुपया, 70 लाख रुपया या 1 करोड़ रुपया? तो ऑप्शन सी 70 लाख
ये 16वीं लोकसभा के चुनाव में 2014 खर्च की सीमा 40 लाख से बढ़ाकर 70 लाख रुपए तथा विधानसभा की 16 से 28 लाख रुपए कर दी गई है। ये उस समय की बात है जब 2012 में ये प्रश्न उस समय पूछा गया था, ठीक है, मतलब पहले पूछा गया था जब। अब आगे क्या है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी विवाद का मामला भेजा जाता है सर्वोच्च न्यायालय को, निर्वाचन मंडल को, निर्वाचन आयोग को या संसद को। तो किसको भेजा जाता है यह आप सभी जानते हैं, सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन ए, इसमें कुछ बताने लायक नहीं है। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन में लगाया जा सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन द्वारा या उपयुक्त में से किसी के द्वारा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है? ऑप्शन सी, संसद के किसी भी सदन में लगाया जा सकता है। अनुच्छेद 61 के अनुसार संविधान के उल्लंघन के आधार पर संसद के किसी भी सदन में महाभियोग की प्रक्रिया लाई जा सकती है। इसे पारित होने के लिए 2/3 बहुमत जरूरी होता है, ठीक है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति होती है किसमें? आर्टिकल 136 में। 123 में राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति होती है। अनुच्छेद 72 में इसके बारे में किया गया है। क्षमादान में राष्ट्रपति और राज्यपाल लगभग सेम है, बस एक क्षमादान राज्यपाल नहीं कर सकता, मृत्युदंड का, ठीक है। और राष्ट्रपति क्या होता है कि मृत्युदंड को भी निलंबित कर सकता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। कार्यकारी शक्तियाँ में भी राष्ट्रपति राज्यपाल लगभग सेम ही है, ठीक है। जैसे राष्ट्रपति क्या होता है? प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक, उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, राज्यपाल, उपराज्यपाल, संघ लोक आयोग के अध्यक्ष, अनुसूचित जाति जनजाति, इन सब के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। वहीं राज्यपाल, मुख्यमंत्री, अन्य मंत्री, महाधिवक्ता, राज्य निर्वाचन आयुक्त, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व सदस्य की नियुक्ति, ये सब चीज़ें कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधान परिषद के 1/6 सदस्यों को नामांकित करता है। वहीं राज्यसभा में 12 व्यक्तियों को नामांकित कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। किस आर्टिकल में? 80 में, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। भारत में उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है संसद के दोनों सदनों द्वारा, संसद के दोनों सदनों तथा राज्यों की विधानसभाओं द्वारा, भारत के राष्ट्रपति द्वारा या लोकसभा के सदस्य द्वारा। तो किसके द्वारा किया जाता है? जब राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति की बात करें तो उपराष्ट्रपति जो है इसमें बताया गया है आपको आर्टिकल 64 के अनुसार उपराष्ट्रपति क्या होगा? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, ठीक है। तो इसका जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, संसद के दोनों सदनों द्वारा। अनुच्छेद 63 के अनुसार उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के सदस्य नामांकित भाग लेते हैं, जबकि यहीं आप देख लीजिएगा राष्ट्रपति के निर्वाचन में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित तथा सभी राज्यों के विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये दोनों फर्क आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को अधिकार है कि वह किस बिल पर अपनी अनुमति रोक ले? अनुच्छेद 63, ये ऊपर आपने देखा उपराष्ट्रपति। अनुच्छेद 108 ऊपर देखा आपने, ये हो ही नहीं सकता, जो सभा बुलाता है। अनुच्छेद 109 या अनुच्छेद 111, तो ऑप्शन डी अनुच्छेद 111। अनुच्छेद 109 क्या करता है कि मनी बिल पर विशेष प्रावधान ये करता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 111 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा किसी विधेयक पर हस्ताक्षर के बाद ही कानून का निर्माण होता है। इसी के अनुसार राष्ट्रपति अपनी अनुमति रोक लेता है, ठीक है। कई 3 शक्तियाँ इसे दी गई हैं, वीटो शक्तियाँ, ठीक है। आत्यांतिक वीटो, विशेषाधिकार वीटो, ठीक है। ये सब चीज़ें इनको दी गई। जैसे जो भी आए ऐसा वीटो जो विधायिका द्वारा पारित हो, विधेयक को पूरी तरह खारिज कर दे जब यह राष्ट्रपति जी, तो उसे आत्यंतिक वीटो कहते हैं। और निलंबनकारी वीटो की बात करें तो कार्यपालिका के प्रमुख द्वारा किए गए वीटो को विधायिका पुनर्विचार करके साधारण बहुमत से पुनः पारित करके खारिज कर सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन के अनुसार मंत्रिमंडल में कुल मंत्रियों की संख्या लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होना चाहिए? महत्वपूर्ण है। 90, 91, 92 या 93? तो किस में है? ऑप्शन बी 91 में। 91वां जो संविधान संशोधन था वह किससे संबंधित है? आपका इसी बात से संबंधित है कि जो मंत्रिमंडल होगा वह कितना होगा? 15% से अधिक नहीं होगा। 91 में यही बात की गई है। 92 की बात करें, भारत के प्रधानमंत्री को लोकसभा के द्वारा चुना जाता है, संसद के द्वारा चुना जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, लोकसभा के बहुमत प्राप्त पार्टी के द्वारा नामित किया जाता है। यह प्रश्न है आपका।
तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है, प्रधानमंत्री को अभी हमने ऊपर चर्चा की थी, किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, मुख्यमंत्री को किसके द्वारा, राज्यपाल द्वारा। ठीक है। अनुच्छेद 75 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की नियुक्ति का प्रावधान है। आम चुनाव के बाद बहुमत हासिल करने वाली पार्टी का नेता पार्टी के लोकसभा सदस्य चुनते हैं, इसे ही प्रधानमंत्री बनाया जाता है। बाद में इसे लोकसभा में विश्वास मत अर्थात बहुमत सिद्ध करना होता है। बिना विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए कोई मंत्री कितने समय तक पद पर बना रह सकता है? ये आपके ऑप्शन है, 1 वर्ष, 6 माह, 3 वर्ष या 3 माह। तो ये सभी आप जानते होंगे। ऑप्शन बी 6 माह। मंत्री बनते समय आवश्यक नहीं है कि वह सदन का सदस्य हो, किंतु 6 माह के भीतर सदन का सदस्य न होने पर उसे पद से त्यागपत्र देना होता है। ठीक है। वह राज्य जहां विधान परिषद नहीं है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, राजस्थान, तो किसमें नहीं है? 6 जगह हैं, आप जानते हैं। तो कहाँ पर है? ऑप्शन डी, राजस्थान में नहीं है। पहले 7 था, जम्मू कश्मीर में भी था, लेकिन अब जम्मू कश्मीर में भी नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और महाराष्ट्र, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और बिहार। आगे बढ़ते हैं। कौन भारत के राष्ट्रपति की इच्छा तक ही अपने पद पर बने रह सकते हैं? तो ऐसे कौन हो सकते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न बने हों? ऊपर हमने चर्चा की थी। राज्यपाल, निर्वाचन आयुक्त, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश या लोकसभा अध्यक्ष। तो कौन? ऑप्शन ए, राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद प्रयत्न तक इच्छानुसार पद धारण करते हैं। इन्हें 5 वर्ष के पूर्व कभी भी हटाया जा सकता है। ठीक है। भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सही है? इसका केवल मूल क्षेत्राधिकार है, इसका केवल अपीली क्षेत्राधिकार है, इसका केवल परामर्शी संबंधित क्षेत्राधिकार है, या इसे प्रारंभिक अपीली परामर्श संबंधित क्षेत्राधिकार है? तो किसकी बात हो रही है यहाँ पर? सर्वोच्च न्यायालय की, जिसे भाग 5 में अगर आप देखें तो अनुच्छेद 124 से लेकर 147 में इसके बारे में चर्चा की गई है। सर्वोच्च न्यायालय एक है और प्रत्येक राज्य के लिए लगभग एक उच्च न्यायालय है। तो इसमें क्या है? ऑप्शन डी, अनुच्छेद 131 के अनुसार प्रारंभिक तथा अनुच्छेद 143 के अनुसार परामर्श संबंधित अधिकार प्राप्त हैं। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। प्रारंभिक अधिकारिता किस में मिली है आपको? 131 में। कुछ नए अनुच्छेद हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हैं, आते हैं, यही चर्चा कर लेते हैं। अनुच्छेद 132 संवैधानिक मामलों में अधिकार देता है। अनुच्छेद 133 सिविल मामले में। अनुच्छेद 134 आपराधिका मामलों में। अनुच्छेद 137 न्यायिक पूर्वानुलोकन और अनुच्छेद 143 सलाहकारी अधिकारिता। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेज सकने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति, उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या इनमें से कोई नहीं? तो किसके पास यह अधिकार दिया गया है? आप लोग अपना ऑप्शन दें। इसका जो अधिकार मिला हुआ है किसे? सर्वोच्च न्यायालय को। ऑप्शन बी। संविधान के अंतर्गत उच्चतम न्यायालय से विधि के प्रश्न पर राय लेने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को, किसी भी हाई कोर्ट को, प्रधानमंत्री को या उपयुक्त सभी को? तो किसको यह अधिकार है? सभी आप जानते हैं कौन सलाह लेता है अनुच्छेद 143 के अंतर्गत? राष्ट्रपति। ऊपर भी चर्चा हुई। भारत के संविधान के अंदर आर्थिक योजना विषय है, राज्य सूची में, संघ सूची में, समवर्ती सूची में या किसी सूची में निर्दिष्ट नहीं है। तो किसमें है यह? ऑप्शन सी, समवर्ती सूची। समवर्ती सूची वह सूची है जिस पर केंद्र एवं राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, किंतु विवाद की स्थिति में केंद्र का कानून जो है वो मान्य होता है। ठीक है। सूचियाँ ये हैं कई। केंद्र राज्य संबंध जब आप देखेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों को आपको पढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हैं। भारत संविधान से संबंधित युग्मों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? 1 क्या है? समवर्ती सूची में है। शेयर बाजार क्या है? समवर्ती सूची में है। डाकघर बचत बैंक संघीय सूची में है। या लोक स्वास्थ्य क्या है? राज्य सूची में है। इसी पर पूछ रहा है। आप ऑप्शन देख चुके होंगे, अपना उत्तर दें। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन बी, शेयर बाजार समवर्ती सूची में नहीं है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शिक्षा जो भारत में राज्य सूची का विषय है उसे समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया। 24वें संविधान संशोधन, 25वें संशोधन द्वारा, 42वें संशोधन द्वारा, 44वें
तो आपने देखा था ऊपर किसने में 42वें संशोधन द्वारा। इसी संशोधन को लघु संविधान भी कहते हैं। 1976 में शिक्षा को राज्य सूची से हटाकर कहाँ समवर्ती सूची में शामिल किया गया। भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दल का दर्जा देने का अधिकार किसको है? किसको है? संसद को, राष्ट्रपति को, चुनाव आयोग को या सर्वोच्च न्यायालय को? तो ये आप सभी जानते हैं किसको प्राप्त है। ऑप्शन सी चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग की बात करें तो इसे किस में? अनुच्छेद 324 में इसका उल्लेख किया गया है। कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद कई बार पूछे, जैसे वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में पूछा गया है। संपत्ति का अधिकार आप जानते हैं। अखिल भारतीय सेवाएं अनुच्छेद 312 में। अभी हाल ही में एक एग्जाम में पीसीएसजे में पूछा गया था अनुच्छेद 315 के बारे में। संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग की बात करता है। लोक सेवा के कृत्यों को अनुच्छेद 320 में चर्चा किया गया है। 338 राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में। 338 का राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में। ठीक है। अनुच्छेद 368 संविधान का संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया की बात करता है। 352 आपात की घोषणा करता है। 356 राष्ट्र में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा में उपबंध करता है। 360 वित्तीय आपात के बारे में उपबंध करता है। तो इतने आर्टिकल आपके मैंने चर्चा कर ली। आगे है कि भारत में राजनीतिक व्यवस्था के विशिष्ट लक्षण हैं। यह एक लोकतांत्रिक गणतंत्र है। यहाँ संसदात्मक सरकार है। सर्वोच्च सत्ता भारतीय जनता में है। यह धर्मनिरपेक्ष संविधान है। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। 1 2 1 2 3 2 3 और 4 या ये सभी। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो आप जानते हैं क्या है आपका? ऑप्शन डी, ये सभी। भारत में सर्वोच्च शक्ति का अधिकार जनता में है, किंतु व्यवस्था हेतु संविधान को सर्वोच्च मान्यता दी गई है। भारत में वही बात कि ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली को अपनाया। धर्मनिरपेक्षता 42वें संविधान संशोधन से प्रस्तावना में शामिल की गई। भारत की पंचवर्षीय योजना अंतिम रूप से अनुमोदित की जाती है। ऊपर चर्चा हो चुकी राष्ट्रीय विकास परिषद से। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री या रिजर्व बैंक का गवर्नर? तो कौन होता है? योजना आयोग अब तो नहीं है, अब नीति आयोग थिंक टैंक नीति कार्य करती है, लेकिन पहले था। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रधानमंत्री। आगे बढ़ते हैं। ये प्रश्न, लोकसभा तथा राज्य विधानसभाओं के लिए मताधिकार की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई थी। ये महत्वपूर्ण संशोधन था। ये किस संशोधन में हुआ था? ऑप्शन बी 61वें संविधान संशोधन द्वारा। और 73वें संविधान संशोधन द्वारा क्या लाया गया था? पंचायती राज की व्यवस्था की गई थी, जिसमें 29 विषय थे। और 74वें से क्या था? नगर निगम के बारे में। 2011 में लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला प्रथम भारतीय राज्य है उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड या झारखंड? तो कौन था? ऑप्शन सी उत्तराखंड। वह समिति जिसने राजनीतिज्ञों व अपराधियों के गठबंधन की जांच की, कई बार पूछा जाता है। ज्ञान प्रकाश समिति, वोहरा समिति, गोस्वामी समिति, राजमन्नार समिति? तो कौन थी वह? ऑप्शन बी वोहरा समिति। कई एग्जाम में पूछा गया है। गृह विभाग के सचिव एन बोहरा के नेतृत्व में गठित समिति के राजनैतिक एवं अपराधियों के संबंध पर रिपोर्ट पेश की थी। गोस्वामी समिति की बात करें तो ये चुनाव आयोग से संबंधित था। आगे देखते हैं चुनाव से संबंधित। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग अधिनियम 1993 के अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक इस आयोग का अध्यक्ष बन सकता है? किसकी बात कर रही है? मानवाधिकार के बारे में। उच्चतम न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, उच्च न्यायालय का कोई सेवारत न्यायाधीश, केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश, केवल उच्च न्यायालय का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, तो यह कौन हो सकता है? ऑप्शन सी केवल भारत का कोई सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, अभी इसमें संशोधन हुआ 2019 में। ठीक है, अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोगों और मानवाधिकार अदालतों की स्थापना का प्रावधान इस नए वाले संशोधन में हुआ। अध्यक्ष और सदस्यों का जो कार्यकाल है वह 5 वर्षों या 70 वर्षों जो पहले था उसके स्थान पर अब क्या किया? नोट करने वाली बात है, अब 3 वर्ष तक या 70 वर्ष जो भी पहले होगा तब तक रहेंगे। ठीक है, इसमें कुल 7 आयोग के अध्यक्ष पदेन इसके सदस्य होते हैं। जैसे राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, कई बार यही पूछ लिया गया है, तो राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग,
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष तथा दिव्यांग जनों के लिए मुख्य आयुक्त, ये सब इसके क्या होते हैं? सदस्य। मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है मुख्य न्यायाधीश, सुप्रीम कोर्ट द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मंत्रिमंडल के प्रस्ताव से, संसद में महाभियोग के बाद राष्ट्रपति द्वारा। तो यह कौन कर सकता है? ऑप्शन डी, संसद। मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद में महाभियोग साबित कदाचार एवं असमर्थता की प्रक्रिया के पारित होने के बाद ही अंततः राष्ट्रपति द्वारा हटा जा सकता है। भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत एक निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? ऊपर चर्चा हमने कर ली, अनुच्छेद 324, ऑप्शन डी। दिनेश गोस्वामी समिति का संबंध था, ऊपर हमने चर्चा की थी। बैंकों में राष्ट्रीयकरण की समाप्ति से, निर्वाचन सुधारों से, पूर्वोत्तर में उपद्रव समाप्त करने के उपायों से, या चकमा समस्या से। तो ये आपने ऊपर हमने चर्चा कर दी जब वोहरा समिति की बात हो रही थी। तो किसमें हुआ? ऑप्शन बी, सुधार, निर्वाचन सुधार से। भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची किस संशोधन से जोड़ी गई थी? तो हमने सबसे पहले ये चर्चा की थी किसमें? प्रथम संशोधन द्वारा, जो कि भूमि से संबंधित थी, ऑप्शन ए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। यह है आपको है कि इसका उद्देश्य क्या था? भूमि संपत्ति राष्ट्रीयकरण से जुड़े मुद्दों को न्यायिक हस्तक्षेप से मुक्त रखना था। निम्नलिखित में से किस संविधान अधिनियम को लघु संविधान कहा जाता है? ऊपर हमने पढ़ा 42वें संविधान संशोधन, कई बार इस पर चर्चा हो चुकी। कितने चीज़ें, समाजवादी, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये सब चीज़ें जो जोड़ी गई यहीं से आई। इंदिरा गांधी की सरकार, ये सब हो चुका है। भारतीय राज्य एक व्यवस्था है, कहाँ आई थी? 73वें संविधान संशोधन द्वारा। और राजनीति निषेध तत्व की बात करें तो आर्टिकल 40। स्थानीय स्तर पर स्वशासन की, जैव संबंधों के साथ त्रिस्तरीय अभिशासन की, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की, या पर सोपानिक संरचना की। 1 2 1 और 3, 1 2 3 और 2 3 और 4। तो कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन सी, 1 2 3। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य क्या था? कृषि उत्पादन को बढ़ाना, ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था। रोजगार बढ़ाना, लोगों की राजनीतिक जागरूकता को बढ़ाना, लोगों को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी के योग्य बनाना। तो इसका जो सही उद्देश्य था वह यही था कि विकेंद्रीकरण किया जाए, ऑप्शन डी। लोकसभा में शून्यकाल की अवधि अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 30 मिनट, 1 घंटा, अनिश्चित काल के लिए, या 2 घंटा के लिए। तो कौन हो सकता है? ऑप्शन बी, केवल 1 घंटा। संविधान के क्रियान्वयन के दौरान इसका विकास परंपरागत रूप से हुआ है, जो आज हमारी राजनीतिक प्रणाली में महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त कर चुका है। भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु, विपक्षी सदस्यों के मंत्रियों से सूचना प्राप्त करने हेतु, किसी अनुदान की मांग में एक निश्चित मात्रा में कटौती करने हेतु, या कुछ सदस्यों के हिंसक तथा अनुचित व्यवहार पर रोक लगाने के लिए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है आपका ऑप्शन ए, सार्वजनिक महत्व के निश्चित आवश्यक मुद्दों पर बहस करने हेतु। तो ये आज का आपका टेस्ट हुआ। आपने कितना किया कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, हमेशा आपका टेस्ट होता रहेगा। कितने प्रश्न आपके सही हुए, जितने हमारे पेड बैच के स्टूडेंट हैं उनका स्कोर क्या रहा, इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।